स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। सीधे आपको अलीगढ़ लिए चले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी वहां पर है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं केवल दिल्ली से एक ही काम के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम भक्त और पिछड़ों के कल्याण के उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत करने वाले श्रीमान कल्याण सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आया। सबसे पहले मैं देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बाबूजी को श्रद्धांजलि देता हूं और उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जो लोग बाबूजी को जानते हैं, वैचारिक कर्मठा, प्रशासनिक कुशलता और संगठन की दक्षता और पिछड़ों और गरीब के प्रति असीम संवेदना का प्रतीक बाबूजी कल्याण सिंह थे। मित्रों, आज मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं उस दिन कोरोना के कारण अस्पताल में था जब मोदी जी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया। उस दिन मैंने बाबूजी को फोन किया था। उन्होंने कहा था मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे जीवन का लक्ष्य आज समाप्त। जब बाबूजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना, दूसरा गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना और तीसरा सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। आज मुझे बड़ा हर्ष है, ये तीनों कामों को नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करोड़ों गरीबों के घर में गैस का चूल्हा, बिजली, शौचालय, पीने का पानी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, सारे गरीबों को 5 किलो अनाज और ढेर सारी सुविधाएं देकर गरीब कल्याण के लक्ष्य को मोदी जी ने पूरा करने का काम किया है। और दूसरा, बाबूजी ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, परंतु हमेशा पिछड़ी समाज की जातियों को संबल देने का काम करा, उनका एम्पावरमेंट करने का काम करा। और एक बार फिर से आपको सीधे लिए चले अलीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुनवाते हैं। अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट का जजमेंट लाकर, कोर्ट का जजमेंट आते ही एक दिन बड़े सवेरे खून का कतरा बहाए बगैर प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन करने का काम कर दिया। मित्रों, आज मैं समग्र उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ पल आते हैं जो व्यक्ति का परिचय करा देते हैं। बाबूजी के जीवन में भी एक ऐसा पल आया। राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा, बात आपे के बाहर गई। सब लोगों ने दबाव बनाया कि गोलीबार कर गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाए। और बाबूजी ने वो पल जो उनका परिचय कराता है,
निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग। और मित्रों, ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया है। आज हम सबको आनंद है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के शुरू में ही रामलला 550 साल के बाद अपने निज घर के अंदर, अपने भव्य मंदिर के अंदर विराजेंगे। और उस दिन दुनिया भर के राम भक्तों को एक संतोष और गौरव का भाव आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण, पिछड़ों का सम्मान और राम मंदिर का अधूरा काम, ये तीनों कामों को ये 9 साल के अंदर अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, आज बाबूजी का स्मृति दिन है। मैं आज सबके बीच में कहना चाहता हूं, मैं यूपी के प्रभारी के नाते आया, मुझे उत्तर प्रदेश की जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जरा भी जानकारी नहीं। राजू भैया उस दिन उपस्थित थे, चाय कॉफी देते जाते थे। बाबूजी ने मुझे लगातार 11 घंटे बिठाकर उत्तर प्रदेश के हर जनपद की बारीकियों से अवगत कराया। और अगस्त 2013 से काउंटिंग तक हर दिन 2 बार, एक सुबह और एक शाम को फोन कर उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन करने का काम किया। और इसका परिणाम यह आया था कि मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सारे रिकॉर्ड तोड़ गए थे और 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ। भाइयों बहनों और युवाओं, 2024 में चुनाव आने वाला है। आप बताइए, 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे हम सब जोर से बोले, खिलाएंगे। श्रद्धेय बाबूजी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। मित्रों, 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। भाइयों और बहनों, मैं फिर से एक बार बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। मेरे साथ बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए और 80 सीटों के संकल्प को दोहराने के लिए आप सभी दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, अलीगढ़ से उनका संबोधन और किन किन बड़ी बातों का जिक्र किया आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी को 80 की 80 सीटों पर जिताइए। बड़ी बातें, संवेदना का प्रतीक कल्याण सिंह, उन्होंने पूर्व सीएम कल्याण सिंह से जुड़ी हुई यादों को भी ताज़ा किया, उनके साथ अपने पूरे राजनीतिक करियर को साझा किया, उसका जिक्र करते हुए दिखाई दिए। और साथ ही साथ 2024 के आम चुनाव को लेकर भी सभी से ये आह्वान किया कि एक बार फिर से पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ही शपथ लेंगे। बड़ी बातें उनकी क्या रही हैं? पिछड़ा समाज को संवैधानिक अधिकार दिया हमारी सरकार ने, ये उन्होंने कहा। गरीब कल्याण के लिए बहुत काम किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। पीएम की अगुवाई में पिछड़ों के हितों के लिए काम किया गया। कांग्रेस ने मंदिर का मुद्दा लटकाया, हमने इस मुद्दे का हल निकाला। बाबूजी ने राम मंदिर के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ी। कल्याण सिंह को लेकर के ये बात उन्होंने कही।
अलीगढ़ में मौजूदगी अमित शाह की और वहीं से उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। अंकित मेरे साथी जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। अंकित, अमित शाह खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं, किन किन बड़ी बातों का जिक्र किया? हालांकि पूर्व सीएम कल्याण सिंह के साथ उनका पूरा पॉलिटिकल करियर किस तरीके का रहा, इससे उन्होंने शुरुआत की और आते आते 80 की 80 सीटें 2024 में जीतने का दावा भी करते हुए दिखाई दिए। जी बिल्कुल, एक तरीके से जो है अमित शाह ने यहां से 2024 की उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लोकसभा सीटों को जिताने की अपील भी कर दी है और साफ तौर पर कहा कि अगर हम जो 2014 में हमने 73 सीटें जीती थी यूपी में, अगर हम वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो वही कल्याण सिंह को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक तरह से यहां पर पहुंच करके 2024 में बीजेपी का जो लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में अपने ही 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, वही अपील की है। लेकिन यहां पर जिक्र किया है कि कल्याण सिंह का ये एक सपना था कि राम मंदिर बने, उस सपने को मोदी जी ने पूरा किया। उसके अलावा जो कल्याण सिंह ने जो तमाम चीजें अपने कार्यकाल में या उन्होंने सोची हुई थी, उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में अब जबकि 2024 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले राम मंदिर का जो शिलान्यास किया गया था वो काम जो पूरा हो जाएगा। जल्द ही रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, भव्य मंदिर में। लिहाजा मोदी जी जो कल्याण सिंह का सपना था उसको पूरा कर रहे हैं और अब कल्याण सिंह को जो श्रद्धांजलि देनी है, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि वो वही होगी कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत दिलवाई जाए। तो एक तरीके से कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दी है उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए एक तरीके से शंखनाद भी, और 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए जनता से अपील भी की है और साफ तौर पर कहा कि यही जो बाबूजी है यानी कि कल्याण सिंह जिनके लिए उन्होंने जिक्र किया है, ये होगी कल्याण सिंह को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। जी बिल्कुल, और साथ ही हिंदू गौरव दिवस के रूप में अंकित आज चुकी पूर्व सीएम कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है और इस मौके को, आज के दिन को हिंदू गौरव दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इसके पीछे के माने क्या है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, साफ तौर पर कल्याण सिंह की अगर शख्सियत की बात करते हैं तो पहले आप एक बार मंच के नीचे ये जो यहाँ पर जो एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है जिसका आपने जिक्र किया ना, हिंदू गौरव दिवस। हिंदू गौरव दिवस इस वजह से क्योंकि कल्याण सिंह की जो शख्सियत रही है, जो तमाम यहाँ पर जो नेता थे उन्होंने यही जिक्र किया, खुद गृह मंत्री ने भी जिक्र किया कि राम जो भक्तों पर गोली चलाने की बजाय उन्होंने, जिन लोगों ने बाबरी विध्वंस किया था, कहा यह गया कि उनको रोकने के लिए गोलियां चलाई जाएं, लेकिन कल्याण सिंह ने गोली चलाने की बजाय अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और इसी वजह से वो खुद सबसे बड़े राम भक्त थे। एक बात का और खुलासा किया है अमित शाह ने, वो ये कहा कि जब राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दौरान अमित शाह ने जब कल्याण सिंह को फोन किया तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन भर का जो सपना था वो पूरा हो गया है। तो एक तरह से ये बताने की कोशिश की है कि जो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा कल्याण सिंह रहे हैं और उसी विचारधारा को मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है। राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ और अब मंदिर भी बन रहा है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज, पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर जो है कल्याण सिंह का बार बार जिक्र किया गया है और यही कहा गया है कि जो पिछड़ा वर्ग था, जो पिछड़े लोग थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए जो कल्याण सिंह ने सपना देखा था, जिसमें खुद उन्होंने कई काम किए हैं, उसी काम को मोदी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई है, फिर चाहे वो जो है हिंदुत्व की बात हो या फिर बात हो पिछड़ों को आगे बढ़ाने की। जो कल्याण सिंह राजनीतिक सफर किस तरीके का रहा और उनका योगदान किस तरीके का रहा, इस बात का जिक्र वो करते हुए दिखाई दिया। अंकित, आप रहे हमारे साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा आज के दिन को लेकर इस खास मौके पर, आपको वो भी सुनवाते हैं। श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज युद्ध स्तर पर चल रहा है और अगले सत्र में 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे। तब बाबूजी को भी उनकी आत्मा को असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। गाजियाबाद में स्कूल बस में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। सिहानी गेट थाना इलाके में धू-धू करके स्कूली बस जल गई। गनीमत ये रही कि बस में बच्चे इस वक्त मौजूद नहीं थे। ये देखिए आप,
ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, ड्राइवर भी सुरक्षित है। और सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि जब ये आग यहां पर बस में लगी उस वक्त बच्चे इस बस में सवार नहीं थे। स्कूली बस बताई जा रही है, आप देख भी सकते हैं तस्वीरें। गाजियाबाद में स्कूल की बस में अचानक से आग। अब आग लगने की वजह क्या, ये जानने की कोशिश। लेकिन सबसे बड़ी राहत और गनीमत वाली बात यह कि इस वक्त बच्चे मौजूद नहीं थे। एक बड़ा हादसा होने से यहां पर बच गया। सिहानी गेट थाना इलाके में धू-धू करके स्कूली बस चली। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ड्राइवर जो इस बस में मौजूद था वो भी सुरक्षित है, कूदकर उसने अपनी जान बचा ली। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। रेप का आरोपी डिप्टी डायरेक्टर हिरासत में लिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर पर नाबालिग से रेप का आरोप है। दिल्ली सरकार के डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड किया जा चुका है, ये जानकारी सामने आ रही है। बुराड़ी थाने में एफआईआर दर्ज है और अब ये सस्पेंड वाली बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है। रेप का आरोपी डिप्टी डायरेक्टर हिरासत में लिया गया और ये कहा जा रहा है कि नाबालिग से रेप का आरोप है। वरुण मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या ये पूरा मामला जिसके बाद ये एक्शन हुआ? देखिए, बिल्कुल जो डिप्टी डायरेक्टर प्रेमा दे खाका है उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, पॉक्सो में ये मामला दर्ज हुआ था। दरअसल आरोप ये है कि प्रेमा दे खाका है, इनके एक जानकार थे जिनकी करीब 2 साल पहले मौत हो गई थी। उसके बाद जो उनके मित्र की बेटी थी वो इनके घर पर रह रही थी। एज अ गार्जियन इन्होंने उसे अपने घर पर रखा हुआ था। आरोप ये है कि उसी दौरान अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच में इन्होंने उस नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया। आरोप ये भी है कि जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तब अपनी पत्नी की मदद से उसका एबॉर्शन किया। लगातार पिछले 1-1.5 साल से लड़की की तबीयत खराब चल रही थी, वो काफी ट्रॉमा में थी, लगातार उसको फिट्स आ रहे थे उसकी। अब मां ने जब अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टर ने जब बच्ची की काउंसलिंग करी तब ये बात सामने खुलकर आई कि किस तरीके से प्रेमा दे खाका जो कि डिप्टी डायरेक्टर है बाल विकास मंत्रालय में दिल्ली सरकार के, वो बच्ची का यौन शोषण कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस ने पॉक्सो में मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कहना है फिलहाल प्रेमा दे खाका को हिरासत में ले लिया है और अब जल्द ही बच्ची के मजिस्ट्रेट के सामने जो 164 के बयान है वो दर्ज कराएंगे और जल्द ही प्रेमा दे की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होगी। ठीक है, शुक्रिया वरुण आपका पूरी जानकारी के लिए। ये तमाम आरोप और उसके बाद सस्पेंड किया गया, यह भी जानकारी है कि हिरासत में लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, जेडीयू नेता नीरज कुमार का विवादित बयान सामने आया है। कानून व्यवस्था में भारत से अच्छा पाकिस्तान, ये उन्होंने कहा। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच बेतुका बयान उन्होंने दिया है। जेडीयू पर भड़के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और जेडीयू के लोग एक बार पाक घूम कर आए, ये नित्यानंद राय ने कहा है, केंद्रीय मंत्री हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा जो दुनिया के अंदर रेटिंग है उसमें नंबर 1 है, तो हम जानकारी देते हैं, पढ़ लेना चाहिए। गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2021 के अनुसार 121 देशों में कानून व्यवस्था के मामले में भारत का स्थान 60वां है और पाकिस्तान का 48वां है। पाकिस्तान में इतने आतंकी हैं, फिर भी हिंदुस्तान से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स 2021 कह रहा है। पाकिस्तान से भी भारत का हालत लॉ एंड ऑर्डर में खराब है। जेडीयू के लोगों का दिमाग खोखला हो गया है, ये दिमागी दिवालियेपन की पहचान है। यह अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का जिंदाबाद कहना है। कहिए पाकिस्तान का जिंदाबाद, जदयू के लोग, कांग्रेस के लोग। हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान जिंदाबाद ही कहेगा और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद ही कहेगा। चले जाइए, बहुत शौक है तो एक बार पाकिस्तान चले जाइए, भ्रमण करके लौट आइए, पता चलेगा कि पाकिस्तान के लोग मोदी मोदी मोदी, भारत 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 जैसी हमको व्यवस्था चाहिए, शांति चाहिए और भारत जैसी हमको सुरक्षा चाहिए, भारत जैसा यहाँ की आर्थिक उन्नति चाहिए, महंगाई पे लगाम चाहिए। क्या ये लोग बोलेंगे? यह पाकिस्तान क्या गुणगान करना इन लोगों के संस्कार में आ गया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ
सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।